नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 24 जुलाई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। तो देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। आज की पहली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वीमेन ऑफिसर्स कैन नाउ गेट परमानेंट कमीशन इन आर्मी। तो जो महिला अधिकारी हैं आर्मी में, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अभी तक जो है उनको चुना जाता था। शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है, ये जो है बहुत छोटे समय के लिए इसमें नौकरी मिलती है, सामान्यतः 10 से 15 साल के बीच में। तो महिलाएं अभी ऑफिसर्स रैंक में, आर्मी में केवल ऑफिसर्स रैंक में 10 से 15 साल की जो नौकरी होती थी, यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन 10 स्ट्रेंज में होता था, उसी में अभी तक नौकरी कर सकती थी। लेकिन उसके बाद महिलाओं ने जो है समानता का अधिकार का उल्लंघन का आधार बनाते हुए याचिका दायर की थी दिल्ली हाई कोर्ट में। उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका दायर की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर अधिकार पाने के हकदार हैं, इसलिए उनको भी परमानेंट कमीशन दिया जाए, ना कि केवल उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन, यानी केवल छोटे समय के लिए ही ना नौकरी पर रखा जाए, बाकी बाद में निकाल दिया जाए, बल्कि उन्हें भी अपने परफॉर्मेंस के आधार पर पूरा परमानेंट कमीशन का अवसर मिले। तो अभी उस सुप्रीम कोर्ट के उस जो आदेश है उसको लागू करते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने एक गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर जारी किया है, जिसमें परमानेंट कमीशन के लिए जो आर्मी को आदेश दिया है परमानेंट कमीशन किया जाए। तो ये एक महिला अधिकारों की काफ़ी महत्वपूर्ण लड़ाई थी जो महिलाओं ने जीती, और आर्मी में भी हम समानता देख सकते हैं। तो इसके पक्ष विपक्ष में आपको तैयार कर लेना चाहिए। ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन है, अब मेंस में भी और प्रीलिम्स में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अभी महिलाओं को परमानेंट कमीशन आर्मी में अलाउ हो गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम देखते हैं, चिल्ड्रन रिटर्न टू रैग पिकिंग इन भोपाल। तो भोपाल में देखा गया कि जो स्कूल बंद हो गए हैं, इसकी वजह से बच्चे जो है पढ़ाई चूँकि उनकी ठप हो गई है, तो जो गरीब तबके के निचले समाज के बच्चे हैं उन्होंने फिर से अपना कूड़ा बिनना बटोरना स्टार्ट कर दिया है, जो मुख्यधारा में आए हुए थे। तो कारण क्या है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था ठप हुई है, पूरी विद्यालय सारे बंद हैं, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको आर्थिक समस्या झेलनी पड़ रही है। तो ऐसे में बच्चे फिर से कूड़ा बिनने, छोटे मोटे काम, मिनिमल वर्क्स में जुट गए हैं। तो ये काफ़ी चिंता की बात है। बच्चे कहा जाता है कि हमारे देश के भविष्य होते हैं, और जो भविष्य के काम में जुटा रहेगा तो काफ़ी चिंता की बात होगी। अगली न्यूज आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम देखेंगे इसको अच्छे से। लोकल मार्क 6 प्लेसेस फॉर सेटलिंग ब्रू रिफ्यूजीज़। तो ब्रू रिफ्यूजी जो होते हैं, ब्रू एक जनजाति है जो मुख्यतः मिजोरम में मूल रूप से निवास करती थी, लेकिन वहाँ पर लगभग 23 वर्ष पहले, यानी कि आप देख लीजिए 23 वर्ष पहले, यानी 97 में, 1997 के करीब वहाँ पे एक हिंसा होती है, जिसमें ब्रू जो मिजो कम्युनिटी थी, मिजो समुदाय मिजोरम में रहती है, उन्होंने ब्रू समुदाय के ऊपर हमला किया, जातिगत हमला किया, अटैक हुआ, जिसके बाद ब्रू समुदाय ने ये महसूस किया कि हम मिजोरम में सेफ़ नहीं हैं, तो इसलिए उन्होंने मिजोरम को छोड़कर आसपास के राज्यों की तरफ भागने लगे। तो ऐसे में त्रिपुरा, असम, इन सब क्षेत्रों में भी ब्रू समुदाय आके ठहर गए थे, रिफ्यूज ले लिए थे, शरण ले लिए थे। तो अभी जो है, आप इसी वर्ष की शुरुआत में ही एक पैक्ट हुआ था, ब्रू पैक्ट हुआ था, जिसके अंतर्गत ब्रू रिफ्यूजीज़ को त्रिपुरा में ही सेटल करने की बात की गई थी, ताकि जो है ये जो रिफ्यूजी के रूप में है इनको अस्थायी निवास मिल सके और सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकें। तो ऐसे में जो त्रिपुरा में इनको अस्थायी निवास देने की बात की गई है, तो जो त्रिपुरा के लोकल लोग हैं तो उन्होंने 6 जगहों का चुनाव किया है। वो 6 जगह कुछ इस प्रकार है: बंदरिमा, पुष्पो रामपारा, साखान हिल्स, चाईगारपुर, सुबालबारी, कलारबारी, बंडारिमा, कुकीनाला। ये थोड़ा टफ नाम है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के नाम है। तो ये सारे 6 जगहों पर ग्लोकल्स ने कहा है कि लगभग 500 परिवार इसमें व्यवस्थित हो सकते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो ब्रू के नेता हैं उन्होंने कहा है लगभग 6,500 परिवार जो हैं अभी मतलब फंसे हुए हैं दूसरे राज्यों में, इनको 500 फैमिलीज़ के क्लस्टर्स में, समूह में कई जगहों पे स्थापित करने की आवश्यकता है। जबकि इन लोगों ने जो 6 जगह बताई है उसमें तो केवल 500 परिवार ही आ सकते हैं, इसलिए ब्रू रिफ्यूजी के नेताओं ने इस पर असंतोष जताया है। तो ये ब्रू रिफ्यूजीज़ की जो उनके रिपेट्रिएशन से, उनके स्थायी निवास के संबंधित जो प्रगति थे उसको हमने देखा। इसमें हमने देखा क्या कि ब्रू रिफ्यूजीज, ब्रू जो जनजातियाँ हैं वो कहाँ के मूल निवासी हैं, और क्या मामला था पूरा, क्यों वो लोग ट्रांसफ़र हुए थे, अभी कहाँ पर उनको निवास करने की बात की जा रही है। त्रिपुरा में पैक्ट हुआ था, ये सारी चीज़ें हमने देखा। तो जो ब्रू पैक्ट हुआ था ये त्रिपुरा, मिजोरम और केंद्र सरकार के मध्य हुआ था, ये भी चीज़ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, इसी वर्ष के शुरुआत में हुआ था। तो ब्रू के बारे में हमने इसमें काफ़ी देखा, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप मान के चलिए पोटेंशियल क्वेश्चन से बनता है। अगला न्यूज आर्टिकल है, कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन की टू लोनार लेक डेवलपमेंट हाई कोर्ट। तो लोनार झील से संबंधित हम 3 दिन से लगभग डिस्कस कर रहे हैं, फिर से एक बार देखते हैं। तो नागपुर के बेंच ने, जो बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच है,
उसने कहा है कि जो लोनार लेक है इसका प्रिजर्वेशन अच्छे से होना चाहिए। तो क्या बोला है, जो बुल्ढाना ज़िला है उसके जो ज़िला कलेक्टर हैं, डीएम साहब हैं, उनको ये अथॉरिटी दी गई है कि आप इसके नोडल अथॉरिटी होंगे इसके डेवलपमेंट के लिए। तो लगभग 50,000 साल पहले एक जो है क्रेटर की वजह से इसको मेटोराइट, जो वहाँ का एक मतलब मेटोराइट यानी एक आकाशीय पिंड गिरा था, जिसकी वजह से एक गड्ढा बन गया था 50,000 साल पहले कहा जाता है, और उस गड्ढे में पानी जो है जम गया है, तो इसी वजह से ये लोनार झील का उत्पन्न हुआ है। ये हमने देखा किस प्रकार से लोनार झील की उत्पत्ति हुई। अभी लेकिन न्यूज़ में क्यों आई थी, क्योंकि इसका जो पानी का रंग है वो गुलाबी कलर का हल्का हो गया। तो इस पर जो रिसर्च किया गया, पेपर सबमिट किया गया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी के द्वारा। तो ये बताया गया कि इसके कुछ प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि जो इस पानी लोनार झील का पानी गुलाबी हो गया, इसके प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, और जो डूनालेलिया एल्गी या हेलो बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है। हमने कल भी देखा हेलो बैक्टीरिया क्या होता है, ये ऐसा बैक्टीरिया जो साल्ट लविंग होता है और उसकी वजह से एक मतलब विशेष प्रकार का एक उत्सर्जन करता है जो पिंक कलर का होता है, इसकी वजह से ही पिंक कलर हो गया है। तो अभी जो बुल्ढाना के कलेक्टर हैं उनको कोर्ट ने, जो नागपुर बेंच है उसने अपॉइंट किया है कि आप इस जो है ब्यूटिफिकेशन वर्क, इस झील का ब्यूटिफिकेशन वर्क जिसके लिए 91 करोड़ रुपए महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट ने अलॉट किए हैं, उसका आपकी निगरानी में एक सारा कार्य होना चाहिए, ताकि इकोलॉजी एनवायरनमेंट भी हमारा सेफ़ रहे और हमारा जो उसका डेवलपमेंट भी हो सके। तो ये बात बताई गई है। अब हम आगे की ओर देखते हैं। ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। लोनार झील कई दिन से हम देखते आ रहे हैं। अगली न्यूज आर्टिकल है, इंडिया अप्रिशिएट्स ढाकाज कश्मीर पोजीशन सेज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो जैसे कि आप जानते होंगे, कल हमने डिस्कस भी किया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को बात की थी और उस पर कश्मीर मुद्दा उठाया था उन्होंने। तो उस पर जो बांग्लादेश का रिएक्शन था, बांग्लादेश ने ये कहा कि जम्मू एंड कश्मीर जो है ये भारत का आंतरिक मामला है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो इस जो है जो बांग्लादेश का ये पक्ष था जम्मू कश्मीर को आंतरिक मामला भारत का आंतरिक मामला मानने पर, इस पर काफ़ी गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट है इसने सराहना की है कि कश्मीर जो है जो वाकई में भारत का आंतरिक मामला है, और ढाका का जो पोजीशन है काफ़ी अच्छा है, इसकी सराहना की है। अगली न्यूज आर्टिकल है, डीआरडीओ सेट्स अप कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी एट लेह। तो जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो खास करके आपका डिफेंस क्षेत्र में रिसर्च करती है और नए नए इक्विपमेंट्स बनाती है, इसने लेह लद्दाख का जो क्षेत्र है लेह, वहाँ पर एक कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश की है, ये हमने देखा। अगली न्यूज, पीएम लेज स्टोन फॉर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन मणिपुर। तो मणिपुर राज्य में पानी की काफ़ी किल्लत रहती है, तो ऐसे में 3055 करोड़ की मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री जी ने हमारे। पाक फेल्ड टू गिव एक्सेस टू जाधव, इट इज स्टालिंग द प्रोसेस सेज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो हमारे विदेश मंत्रालय से एक जो है जो क्लैरिफिकेशन आया, उस पर जो है एक नोटिस में आया कि पाकिस्तान ने जो हमारे जो पूर्व नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव, जिनको जो है जासूसी के आरोप में पकड़ा है पाकिस्तान ने, और वहाँ की मिलिट्री कोर्ट ने उनको फांसी की सज़ा भी सुनाई है, तो हमने जब उनसे निवेदन किया था कि भाई हमको कंसुलेट एक्सेस दिया जाए, यानी कि हमको वार्तालाप करने का मौका दिया जाए, तो अभी बता रहे हैं इसमें कि हमारे विदेश मंत्रालय ने कि पाकिस्तान इसमें सक्षम रूप से पाकिस्तान फेल हो रहा है, इसे पाकिस्तान हमें एक्सेस नहीं दे रहा, उनसे मिलने का मौका नहीं दे रहा है। अगली न्यूज आर्टिकल है, एम्प्लॉयज़ रिजेक्ट एयर इंडियाज़ ओली ब्रांच। तो जो एयर इंडिया है उसने, अभी आप कई दिन से देख भी रहे होंगे, उसने कंपलसरी लीव विदाउट पे जो है एक प्रोग्राम लॉन्च किया कि इसके अंतर्गत मतलब आवश्यक रूप से जो उसके कुछ कर्मचारी हैं, लगभग 25% कर्मचारी हैं, उनको बिना वेतन के छुट्टी दे दी जाएगी। क्यों? क्योंकि एयर इंडिया वैसे ही काफ़ी फाइनेंशियल दबाव में रहता है। इसका काफ़ी विरोध भी किया जो एयर इंडिया के जो आपके श्रमिक संगठन भी थे। उसके बाद जो है अभी एयर इंडिया ने एक स्पष्टीकरण दिया है, हम किसी को नौकरी से नहीं निकाल रहे हैं जैसे अन्य कंपनियां कर रही, जैसे इंडिगो ने 10% कर्मचारियों को निकाल दिया, तो हम ऐसे कर्मचारियों को निकाल नहीं रहे, केवल हम उनको अस्थायी रूप से छुट्टी पर रख रहे हैं क्योंकि हमारी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन इस पर भी जो वहाँ के श्रमिक संगठन है वो संतुष्ट नहीं हुए। तो आपको बता दें कि जो लीव विदाउट पे स्कीम है, इसके अंतर्गत एयर इंडिया ने कहा था कि 6 महीने से 2 साल तक के लिए हम कुछ वर्कर्स को लीव विदाउट पे स्कीम के अंतर्गत रखेंगे और इस समय को 5 वर्ष तक बढ़ा भी दिया सकता है। इसका मतलब कंपल्सरली उनको नौकरी से हटाना नहीं है, केवल वेतन के बिना उनको कुछ दिन पर छुट्टी पर रखा जाएगा। ये लीव विदाउट पे स्कीम थी।
अगली न्यूज आर्टिकल है, इन सिटी ऑफ जॉय ग्लूम ग्रिप्स आइडल मेकर्स एज कोविड-19 ड्राइज अप पूजा वर्क ऑर्डर्स। तो कोलकाता आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा कोलकाता में ही आयोजित होता है। तो अभी बताया जा रहा है तो वहाँ पे इस सीज़न में काफ़ी आइडल मूर्ति जो बनाने वाले मूर्तिकार होते हैं उनका काफ़ी अच्छा व्यापार होता है। लेकिन अभी कोविड-19 है तो जैसे आप जान रहे होंगे कि बड़ी बड़ी भीड़ या फिर ऐसे सामाजिक सम्मेलन अलाउ नहीं है। तो ऐसे में क्या है, जो वहाँ के मूर्तिकार हैं उनको भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि ऑर्डर से मूर्ति के ऑर्डर बहुत ही कम आ रहे हैं, ये बात बताई गई है। अगली न्यूज आर्टिकल आपकी, मिनिस्टर्स कंप्लेंट शट डाउन पोर्टल। तो जो हमारे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जो एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 जारी हुआ है, ड्राफ्ट इसका, हमने इस पर बात की काफ़ी बार, इसको एनवायरमेंटलिस्ट ने अपना चिंता व्यक्त की कि जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के रूल्स हैं इनको काफ़ी सॉफ्ट बना दिया जा रहा है, इनको इंडस्ट्री के फेवर में किया जा रहा है, क्योंकि जो आम लोगों की राय ली जाती है किसी भी एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करने के लिए, पर्यावरण प्रभाव आकलन के लिए, तो उसको समय अवधि को काफ़ी कम कर दिया गया है। इससे जो है जो कोई प्रोजेक्ट है इंडस्ट्री, ताकि इसको जल्दी से क्लियरेंस दिया जा सके, ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, ऐसी चिंता इन्वायरमेंटलिस्ट की है। तो इसी बात को रखते हुए एक वेबसाइट बनाई गई थी www.fridaysforfuture.in। इस वेबसाइट के माध्यम से जो प्रकाश जावड़ेकर के पर्सनल ईमेल पर लाखों ईमेल भेज दिए गए, जिससे तंग आके उन्होंने जो पुलिस को कंप्लेंट किया कि भाई ये एक हरासमेंट है मेरा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट किया, जिसके बाद इस वेबसाइट को अभी बैन कर दिया गया है। तो ये चीज़ हमने देखा। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, जब कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी नया प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो वो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री उसका मतलब पूरा पर्सनलाइज करती है, इस प्रोजेक्ट या इस प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट पे कितना प्रभाव पड़ेगा, इसी को ही पर्यावरण प्रभाव आकलन कहते हैं। इससे पहले एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 के जो रूल्स बनाए गए थे उसके आधार पे होते थे, लेकिन अभी इसको 2020 में संशोधित किया जा रहा है, उसका ड्राफ्ट पब्लिक में आ गया है, लोगों की क्या राय है वो भी मांगी जा रही है। इसमें पर्यावरणविद हैं उनका काफ़ी आपत्ति है कि जो लोगों की राय देने की समय अवधि है उसको कम कर दिया गया है, जो लोगों का रोल है उसको कम कर दिया जा रहा है, ताकि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी अप्रूवल दे। ये इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ झुकाव इसका ज़्यादा है, ये आरोप लगता है। अगली जो आर्टिकल है, न्यू वार्निंग ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स। तो जो टोबैको प्रोडक्ट्स पैकेजिंग एंड लेबलिंग रूल्स 2008 है, उसके अंतर्गत उसमें संशोधन करते हुए अभी जो है जो तंबाकू उत्पाद हैं उनमें नई गाइडलाइंस जारी होंगी, नए तरह की वार्निंग सारी चीज़ें होंगी। ये सारी चीज़ें 1 दिसंबर से लागू होगी, तो ये हमने देखा। अगली इंटरनेशनल क्षेत्र में न्यूज़ है, डिटाइज विथ यूएस सेवरली हार्म्ड चाइना। तो जैसे चाइना का जो एक कंसुलेट था, जो आपका एम्बेसी थी चाइना की यूएसए में, उसको जो टेक्सास क्षेत्र में थी उसको बंद कर दिया, उसको बंद करने का आदेश दिया यूएसए ने। तो उसी के उत्तर में जो है चाइना ने कहा है कि जो चाइना के यूएसए से रिश्ते थे काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, काफ़ी हार्म्ड हुए हैं, ये बात बताई गई है। यूके EU रोल आउट क्विक पोस्ट ब्रेग्जिट डील। तो यूनाइटेड किंगडम जो है यूरोपीय संघ से निकल चुका है, उसने निकलने की घोषणा कर दी है। तो इसी गतिविधि को, इस प्रक्रिया को ब्रेग्जिट बोलते हैं, यानी ब्रिटेन का एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। इस प्रक्रिया को ब्रेग्जिट बोलते हैं। तो इसमें एक चिंता भी जाहिर हो रही है कि जब यूरोपियन यूनियन से यूके निकलेगा, यानी ब्रिटेन निकलेगा, तो क्या वो कोई यूरोपियन यूनियन से डील रखेगा या फिर कोई डील नहीं होगी। ऐसे में जो है काफ़ी चिंता का विषय है। तो इस बात पर जो यूरोपियन यूनियन और यूके दोनों ने कहा है कि तुरंत ही जो है डील हो जाए, ऐसी कोई संभावना नहीं है, ये बात बताई जा रही है यूरोपियन यूनियन और उनके मध्य में। अगली न्यूज आर्टिकल हम देखेंगे। अगली न्यूज आर्टिकल आपकी है, चाइना लॉन्चेस एम्बिशियस मार्स मिशन। तो चाइना ने अभी जो है, जैसे कि यूएई ने अभी इसी हफ्ते ही यूएई ने एक मिशन लॉन्च किया था मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने पे, उसका नाम था होप प्रोब मिशन। अब इसी माह में टियानवेन-1 नाम से चाइना ने एक मार्स मिशन लॉन्च किया है। ये मिशन चाइना पे अगले वर्ष के शुरू में, यानी 2021 के शुरुआत में जाके उतरेगा। लगभग 7 महीने बाद जो है मंगल ग्रह पर उतरेगा, और चाइना का यह पहला प्रयास होगा मंगल ग्रह पे कोई मिशन लॉन्च करने के लिए। तो यूएसए सबसे पहला कंट्री है जिसने मंगल ग्रह पर अपना मिशन लॉन्च किया, मतलब अपना मिशन सक्सेसफुली लैंड कराया। और इसी माह में यूएसए का भी एक मिशन प्लान्ड है, परसेवरेंस मिशन, मंगल ग्रह के लिए। तो मंगल ग्रह इस माह काफ़ी सक्रिय रूप से चर्चा में रहा, जो अंतरिक्ष एजेंसियाँ हैं।
अगली जो आर्टिकल है प्रोटेक्ट फाइनेंशियल सेक्टर हेल्थ राजन। तो जो हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर थे डॉक्टर रघुराम राजन, उन्होंने बताया है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है यानी कि हमारी बैंक हो गई और जो आपकी लोन देने वाली एजेंसियां हैं सेबी वगैरह हो गई, कॉर्पोरेट सेक्टर की जो लोन देती हैं, ये काफ़ी गंभीर रूप से प्रभावित है। तो इनका जो हेल्थ जो है इनको काफ़ी स्वस्थ रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो है हमारी पूरी इकोनॉमी की बोन होती है, इनका ब्लड होती है। तो ये जब तक बैंकें स्वस्थ अवस्था में नहीं रहेंगी पूरी अर्थव्यवस्था हमारी प्रभावित हो सकती है। अगला न्यूज आर्टिकल है प्रोडक्शन लिंक्ड सॉप्स फॉर 5 सेक्टर्स ऑन एनुअल। तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है 5 विशेष क्षेत्रों में, एक गुप्त सूत्र से पता चला, द हिंदू समाचार पत्र ने बताया है इसमें कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि 5 क्षेत्रों को उत्पादन के आधार पर विशेष सेवाएं दी जाएगी, उनको विशेष इंसेंटिव दिए जाएंगे ताकि उत्पादन बढ़ाया जाए। वो कौन कौन से क्षेत्र होंगे? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह जैसे मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए, इन सब चीज़ों में संभावना है कि गवर्नमेंट विशेष इंसेंटिव दे। अगली न्यूज आर्टिकल है एक्सपर्ट पैनल टू सून क्लेरिफाई ऑन डाटा शेयरिंग बिटवीन राइवल्स। तो जो नॉन पर्सनल डाटा होता है, नॉन पर्सनल डाटा क्या होता है कि जैसे हमारा आपका डाटा जो भी हम लोग फेसबुक वगैरह चलाते हैं, फेसबुक, ट्विटर, ऑनलाइन वेबसाइट्स चलाते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन चलाते हैं, तो नॉन पर्सनल डाटा क्या होता है? ऐसा कोई डाटा जिससे हमारी पर्सनल हार्म कोई ना हो या हमारी प्राइवेसी ये सब चीज़ें ना भंग हो, जैसे कि बैंक अकाउंट हो गए, डिटेल्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनल डाटा है। तो इन सबको छोड़कर, आधार नंबर, ये सब चीज़ें छोड़कर जो नॉन पर्सनल, इनको सबको, इसके अलावा सबको नॉन पर्सनल डाटा कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हम किन चीज़ों को स्क्रॉल करते हैं, कहाँ कहाँ गए, ये सारी चीज़ें नॉन पर्सनल डाटा हो गई। तो ऐसे डाटा को किससे शेयर किया जाए, किससे ना शेयर किया जाए, क्योंकि डाटा प्राइवेसी इस समय काफ़ी चिंता का विषय होता है, काफ़ी गवर्नमेंट इस पर कड़ा रुख ले रही है। तो ऐसे में एक पैनल बनाया गया नॉन पर्सनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क के लिए। ये एस गोपाला कृष्णन के द्वारा जो है हेड किया जा रहा है इस पैनल को। इस पैनल ने अभी जो है अपना मतलब निर्णय ले रही है कि जैसे इसमें एक बिंदु ये भी है कि जो दो राइवल कंपनी है, यानी कि 2 कंपनियां हैं एक दूसरे से कंपटीशन कर रही हैं, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन हो गई मान लीजिए। तो जो फ्लिपकार्ट के पास नॉन पर्सनल डाटा है वो अमेज़न मांग सकती है और फ्लिपकार्ट को देना पड़ेगा इस फ्रेमवर्क के अनुसार। लेकिन जो है कंडीशन ये है कि अमेज़न फ्लिपकार्ट को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ना वो डाटा मांग रही हो, तो ऐसे में उसको नहीं देना होगा। ये सारी चीज़ें हमने देखा। नॉन पर्सनल डाटा क्या है? न्यू जीएसटी ई इनवॉइस प्लान फ्रॉम अक्टूबर 1। तो जीएसटी में कंप्लायंस अच्छा हो, जो हमारे व्यापारी हैं वो आसानी से जीएसटी को अपना सकें, इसलिए अभी इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जो जीएसटी ई इनवॉइस यानी जो ऑनलाइन रसीद जीएसटी की बनाई जाती है, अब क्या है, केवल 500 करोड़ से जिसका ज़्यादा टर्नओवर है उसी को वो रसीद बनानी पड़ेगी। पहले ये कंडीशन की थी 100 करोड़। तो इससे क्या है, जो व्यापारी हैं उनको काफ़ी आसानी होगी और व्यापार में बूस्ट आएगा, उनको आसानी होगी, गवर्नमेंट कंप्लायंस का डर नहीं रहेगा। अगली न्यूज आर्टिकल है क्रेडिट प्लेटफॉर्म फॉर एमएसएमईज टेक शेप। तो जो एमएसएमईज हैं हमारी, यानी लघु एवं मध्यम उद्योग जो हैं, उनको ऋण की समस्या आए दिन रहती है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा मात्रा में धन नहीं उपलब्ध होता है और उनको ऋण आसानी से नहीं मिलता है। तो ऐसे में उनको विकल्प क्या बचता है कि उच्च ब्याज दरों पर प्राइवेट कंपनियों से जाकर ऋण लें। तो इसमें एमएसएमईज काफ़ी घाटे में रहती हैं। तो इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, ओपन क्रेडिट इनेबलेंट नेटवर्क, ओशन पोर्टल। तो ओशन पोर्टल के माध्यम से जो एमएसएमईज हैं उनको आसानी से लोन मिल सकेगा। ये पोर्टल जो लोन प्रोवाइडर्स हैं और जो लोन सीकर्स हैं, यानी जो लोन देने के इच्छुक हैं और जो लोन लेने के इच्छुक हैं, इन दोनों लोगों को जोड़ेगा। इससे एमएसएमईज में काफ़ी बूस्ट आएगा, एमएसएमईज को पैसा मिलेगा, एमएसएमईज अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगी। हम एमएसएमईज का अपनी अर्थव्यवस्था में अगर रोल देखें तो लगभग 63.38 मिलियन एमएसएमईज भारत में हैं और लगभग ये 45% पूरा उत्पादन करते हैं। जितना उत्पादन होता है उसका 45% उत्पादन एमएसएमईज के द्वारा होता है, लघु एवं मध्यम उद्योगों के द्वारा होता है। और जो भी भारत से एक्सपोर्ट्स होता है, निर्यात होता है, उसमें लगभग 40% रोल एमएसएमईज का होता है और 28% ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं। ये 111 मिलियन लोगों को रोज़गार भी देते हैं। ये हमने देखा एमएसएमईज का क्या रोल है हमारी अर्थव्यवस्था में। अब हम आज के पेपर पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं, जिससे आपका पेपर की सारी न्यूज़ रिवाइव जाएंगी। क्वेश्चंस इस प्रकार है, ब्रू जनजाति किस राज्य की मूल निवासी है? आंध्र प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, उपर्युक्त सभी। किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को आवश्यक लीव विदाउट पे योजना के अंतर्गत छुट्टी देने का निर्णय लिया है? एनटीपीसी, एयर इंडिया, डीआरडीओ, इसरो। टियानवन के संबंध में कौन से कथन सत्य है? यह चीन का अंतरिक्ष मिशन है, यह मंगल ग्रह पर 2021 में उतरेगा, यह चीन का पहला मंगल मिशन है। केवल एक व दो व तीन उपर्युक्त सभी। इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी हमारी आज की न्यूज़ पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।